किस नंबर 53। कुछ ही देर गुजरी थी, शायद 10 मिनट। वो एक झटके से उठ बैठी। उसकी गर्दन पूरी तरह अकड़ गई थी और उससे अगला झटका तब लगा जब उससे हाथ को मेज़ की दूसरी जानिब सोते देखा। उससे घबराहट में फ़ोन उठाया, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। शोर की आवाज़ पर वो भी उठ बैठा। आई एम सॉरी। ईमान ने झुकते हुए फ़ोन उठाया। सॉन्ग अभी भी चल रहा था। शायद कोई शॉर्ट वीडियो थी जो रिपीट पे चल रही थी। वो एक झटके से कुर्सी से उठा। वो मैं म्यूज़िक नहीं सुनती, पता नहीं कैसे। उससे फ़ोन उठाकर बंद किया। वो डर गई थी कि कहीं हाथ उसके अकेडमी म्यूज़िक सुनने पे गुस्सा ना कर जाए, जबकि हाथ तो अपनी जगह हैरान परेशान खड़ा था। उससे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो यूं आकर सो गया था। उससे बेसाख्ता चेहरे पर हाथ फेरा, पेशानी पर आए बालों को पीछे किया और फौरन बोला, इट्स ओके। और माज़रत मेरी तरफ से, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। आई नो माई लिमिट्स, अगेन सॉरी। वो तेजी से कहता दरवाजे की जाने बढ़ा और उससे खोलकर बाहर निकल गया। वो अब तेजी से राहदारी से गुजर रहा था, जबकि उसका दिल उससे भी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। 30 सालों में पहली बार था जब हाथ ने अपने दिल के सामने खुद को यूं बेबस पाया था। जबकि पीछे ईमान हैरान सी बैठी रह गई थी। क्या हुआ था वो खुद भी नहीं जानती थी। उसे यूं सोता देखकर हैरान तो वो भी हुई थी, पर उसे अंदाजा नहीं था वो इतना गिल्टी फील करेगा। वो को एजुकेशन में पढ़ी थी, अपनी लिमिट्स जानती थी और उन पर कायम भी थी। लेकिन उसे हाथ का सॉरी करना अच्छा लगा था। बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी हदूद को जानते हों, जो उन्हें पार ना करते हों। वो वहीं बैठी रही। दरवाज़ा खुला और एक लड़का चाय लिए अंदर दाखिल हो गया। उससे चाय खामोशी से टेबल पर रखी और वापस चला गया। उसे पावर नैप हमेशा ताज़ा दम कर देते थे। इससे गर्दन तो अकड़ गई थी, लेकिन वो खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी और अब ताज़ा दम होकर फिर से काम कर सकती थी। उससे चाय का कप उठाकर एक खून भरा और फ़ौरन वापस रख दिया। वो भीगी चाय लेती थी, जबकि ये मीठी थी। वो उससे गहरा सांस लिया। ये तो वो बताना ही भूल गई थी, वरना इंटरकॉम पर मौजूद लड़की ने उससे पूछा था। उसकी बुरी आदत थी, जब उसे कोई खाने की चीज़ पसंद नहीं आती थी तो उसे ज़बरदस्ती नहीं खा सकती थी। उससे बहुत बार कोशिश की, लेकिन उससे कह आ जाती थी। फिर वो खाना अंदर नहीं जाता था। उससे अपने फ़ोन को देखा। शाम के 7 बज चुके थे। 7:30 बजे उसे यहाँ से चले जाना था। 1 घंटे बाद वो घर जाकर चाय पी सकती थी। उससे कप वहीं छोड़ा और अपना स्कार्फ दुरुस्त करती वहाँ से उठकर बाहर निकल आई। राहदारी में उसे काफ़ी स्टूडेंट्स नजर आए। क्या आप ही हीलर हैं? उसे देखते एक लड़की उसकी जानी पड़ी। मेरी ज़ात इस काबिल नहीं कि उसे हीलर का नाम दिया जाए। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं ऐसा। आप हमारा सेशन कब से लेंगी? वो इश्तियाक से पूछ रही थी। शायद कल से। वो मुस्कुराकर कह दी आगे बढ़ी। क्या ये सच है? आपके सेशन में सिर्फ लड़कियां होंगी? वो रुकी और फिर पलट कर देखा। बाहर सर्दी थी। उससे अपने हाथ उन्हीं कोट की जेबों में डाल लिए थे। ऐसा ही है। वो मुस्कुराकर जवाब देती फिर से जाने के लिए मुड़ी। क्या आपको लड़के नहीं पसंद? लड़की उलझी हुई थी। ईमान ने बेसाख्ता उभरने वाली अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हाँ, ऐसा ही है। वो होले होले कदम बढ़ाती जवाब दे रही थी। और वो लड़के जो आपका सेशन लेना चाहते हैं, उनका क्या? लड़की ने अब थोड़ा ऊंचा बोला ताकि आवाज़ उस तक पहुंच जाए। वो सह नहीं पाएंगे। उसके लब मुस्कुरा रहे थे। पीछे खड़ी लड़की मज़ीद उलझ गई थी, जबकि वो तेजी से चलती सीढ़ियों की जाने मुड़ गई थी। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें अदम भैया से मोहब्बत हो गई है? दाइमा हैरान सी पूछ रही थी। वो अपने ऑफिस में थी, जबकि मिनहा अस्पताल में। वो दोनों फ़ोन पर बात कर रही थी। दाइमा ने हमेशा अपनी सभी बातें मिनहा से शेयर की थी, और मिनहा, जो इतने दिनों से बर्दाश्त करते करते थक गई थी, अब उससे भी दाइमा से शेयर करने का सोचा था। मुझे नहीं पता ये क्या है। हाँ, मैं उन्हें भूल नहीं पा रही। वो मेरे ज़हन से नहीं निकल रहे। मीना ने कटपटी सिलहाते जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बन जाए। उसकी आंखें चमक उठी थी। मैं चाहती हूँ तुम किसी से इस बात का जिक्र मत करो। मैं खुद को और वक्त देना चाहती हूँ। मैं इतनी जल्दी दिल के सामने हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मीना मजबूत लहजे में बोली तो दाइमा का कहका उभरा। श्योर मादाम, जितना चाहे वक्त ले लो, लेकिन जो लोग एक बार दिल को लग जाए उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। काफ़ी दिनों बाद दाइमा खुलकर हंसी थी। उसे तो खुद उसकी एक तरफा मोहब्बत तकलीफ में डाले रखती थी। उसकी बात सुनकर मिनहा खामोश रही। वो ठीक ही कह रही थी। इतना आसान नहीं था अपने दिल को रोकना। मैं कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, तुम्हारा कोई इरादा है?
उससे मिन्हा की खामोशी को महसूस करते खुद ही पूछा, हैरियत किस लिए जा रही हो? मिन्हा अब हैरान हुई। देखने जा रही हूँ उस जालिम शख्स ने कैसी दुनिया बनाई है। और तुम्हें टाइम मिल गया? उसका ज़्यादातर वक्त ऑफिस में गुजरता था। सुबह से शाम और फिर रात में भी अक्सर वो ज़िया जबील के साथ किसी न किसी मीटिंग प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करती रहती थी। टाइम निकालना पड़ता है। एक बार पहले भी वो हाथ के पीछे गई थी इस्लामाबाद, और फिर दिल तुड़वा कर रोते हुए वापस आई थी, और दोबारा फिर से जा रही थी। जाने क्या होने वाला था। मीना को ताज्जुब हुआ था। वो जानती थी ताइमा हाथ के लिए पागल सी थी। उसे कभी किसी और की जानिब देखा ही नहीं था, और वो हाथ को भी जानती थी, जिसके लिए वो एक कज़न से बढ़कर कुछ नहीं थी। ठीक है तुम हो आओ, मैं नहीं जा सकती। मीना ने बस इतना ही कहा। कुछ देर मज़ीद बातें करने के बाद उससे फ़ोन बंद कर दिया। फिर उससे अदम का नंबर निकाला। कितनी ही बार दिल किया कि उसे फ़ोन करे, लेकिन वो नहीं कर पाई। कई बार उससे मैसेज टाइप करके मिटा दिया। उसकी नस्वानियत ही गवारा नहीं करती थी कि वो यूं किसी मर्द की जाने मतवज्जा हो, अट्रैक्ट हो। और फिर दोस्त के कहने के बावजूद अदम ने उसे अभी तक खुद मैसेज या कॉल नहीं की थी, तो वो क्यों करती? दिल दिमाग की ज़बरदस्त जंग जारी थी, और उस जंग में उसे अपना आप टूटता महसूस हो रहा था। उसे जिस्मानी तौर पर दर्द महसूस होना शुरू हो गया था। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो अस्पताल से ऑफ लेते घर की जानिब निकल पड़ी। डॉक्टर मिनहा हारिस को कभी किसी ने ख़राब तबीयत के बायस ऑफ लेते नहीं देखा था। यकीनन कोई सीरियस मामला था। वो रात पूरे 8 बजे घर पहुंच गई थी। फ्रेश होकर आई तो सलमा बेगम ने उसके लिए खाना लगा दिया। उसका दिल नहीं था, लेकिन फिर भी वो खाने बैठ गई। अभी उससे 2 ही निवाले लिए थे जब चार्जर पर लगा उसका फ़ोन बजने लगा। अभी कोई अनजान नंबर है, मेसू ने उसके पूछने पर देख कर बताया। फ़ोन फिर से बजने लगा। वो फ़ोन उसके पास से आई। हेलो, उससे पानी का खून भर दे कहा। अगर औरतें 4 जमातें पढ़ लिख जाएं तो उन्हें मर्दों के सर पर नहीं बैठना चाहिए। नफरत से भरी आवाज़ उभरी थी। सॉरी, उससे लगा कोई रॉन्ग नंबर है। औरत पाँव की जूती ही अच्छी लगती है मैडम साहिबा। इस बार उसका दिमाग भग से उड़ा। क्या बकवास कर रहे हैं? कौन है आप? उसकी आवाज़ इतनी ऊंची और कड़क थी कि उमाइसा ने अपना होमवर्क छोड़कर उसे देखा। जबकि चाय बनाती सलमा बेगम भी चौंक सी गई थी। मेरी बीवी को गलत पट्टियां पढ़ाने वाली तुम ही हो ना। एक बात याद रखना, तलाक तो मैं उसे नहीं दूंगा, लेकिन बख्शूंगा तुम्हें भी नहीं। खटाक से फ़ोन बंद हुआ, जबकि वह हैरानी से फ़ोन को देखने लगी थी। कौन था अभी? पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर था। वो मज़ीद नहीं खा सकी। आज कल दिल ऐसे ही अजीब सा हो रहा था। सर्दियाँ थीं, दिन जल्दी ढल जाते थे और रातें लंबी थीं। वो आजकल खुद को एक्टिव महसूस नहीं कर पा रही थी। वो उठी और बर्तन उठाकर किचन में ले गई। सब ठीक है? सलमा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, बस थक सी गई हूँ। उसे सिंक में हाथ धोते जवाब दिया। सलमा बेगम उसे ही देख रही थी। वो काफ़ी उलझी हुई लग रही थी। वो मसल मसल का हाथ धो रही थी और धोती जा रही थी। ईमान, उन्होंने उससे पुकारा। जी। वो चौंकी और टैप बंद किया। अब वो अपने हाथों को देख रही थी। चाय ले लो। सलमा बेगम ने उसकी कम चीनी वाली चाय, जो तकरीबन फीकी थी, कप में निकाल दी थी। मैं साबुन से हाथ धोऊं? वो तेजी से किचन से निकल गई। सलमा बेगम ने गहरा सांस लिया। खाने से पहले भी वो हाथ धोकर बैठी थी, फिर धोए थे, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं हुई थी। उससे अजीब सी बीमारी थी जो सलमा बेगम की समझ से बाहर थी। वो बार बार हाथ धोती थी। किचन में चाय भी बनाने आती तो हर चीज़ को छूने के बाद हाथ लाजमी धोती, चाहे उसे 10 बार ही क्यों ना धोने पड़े। धुले हुए बर्तनों को फिर से धोकर खाना डालती थी। गीले बर्तन को टिश्यू से साफ करती और फिर उसमें कुछ डालती। और जब वो स्ट्रेस में होती तो ये आदत जोर पकड़ जाती थी। पता नहीं इसका क्या बनेगा, सलमा बेगम ने ताज्जुब से सोचा। अगले दिन वो अस्पताल में थी जब उसने टीवी पर न्यूज़ सुनी। एक मशहूर सियासतदान से रिपोर्टर सवाल कर रहे थे। सुना है आपके बेटे ने आपकी बहू पे काफ़ी तशद्दुद किया है और वो इस वक्त अस्पताल में है, और आपकी बहू ने खुला का मुतलबा किया है। वो चौंक सी गई। झूठ है। आपकी बहू का कहना है कि आपका बेटा एक नशई है, जवारी है और बहुत सारे गलत कामों में मुलव्विस है। वो उस पर रोज़ तशद्दुद करता है, इसलिए वो खुला चाहती है। फिजा, बेख्तियार उसे अपना सेशन याद आया था। वो उस लड़की को नहीं जानती थी, ना उससे फिजा का चेहरा देखा था।
लेकिन ये कहानी काफ़ी मिलती-जुलती थी। तो क्या रात को आने वाली कॉल सच थी? किसी ने उसे ही फ़ोन किया था? वो एक पल को डर सी गई, लेकिन अगले ही लम्हे खौफ उससे दूर भाग गया। उसे अल्लाह पर भरोसा था, जो होगा यकीनन उसके लिए बेहतर ही होगा। वो सर झटक कर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई, लेकिन उसे फ़िज़ा के लिए दिल से बुरा महसूस हो रहा था। ऐसे मर्दों के साथ रहना जो पढ़े लिखे जाहिल हों, तहज़ीब याफ्ता जानवर से कम नहीं होते। उनके साथ रहना किसी जहन्नुम में रहने से कम नहीं होता। उसे बेख्तियार अब्दुल्ला शाहाब याद आया था, अपना बाप। लेकिन इस पल वो माँ से किसी बुरी याद से जुड़ना नहीं चाहती थी। तो तुम्हें माँ की याद आ ही गई। उसे स्क्रीन पर हानम का चेहरा नजर आया। कल रात से ही उलझा हुआ था और बेहतरीन हल था कि वो उस हस्ती से बात करता जिससे हमेशा उसकी हिम्मत बंद आई थी। मॉम, आप जानती हैं, आप मुझे हमेशा याद रहती हैं। वो खफा हुआ जबकि हाना मुस्कुरा दी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हुआ है? वो जानती थी उससे कहीं कोई उलझन दरपेश है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही दिल कर रहा था आपसे बात करने को। वो बड़ा हो गया था, लेकिन अपनी माँ के लिए वो आज भी छोटा सा हाथ था। अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर बताओ, शादी कब कर रहे हो दाई माँ से? वो भी उसकी माँ थी, जानती थी उसकी उलझन तक कैसे पहुंचना था। मैं नहीं कर सकता, आप जानती हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वो उससे नाराज हो, और ऐसा तब होता था जब कोई चीज़ उसे तंग करती थी। क्यों? एक लफ्ज़ ही पूछा गया। मैं जो हूँ और जिन रास्तों पर चल रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। दायमा अच्छी लड़की है, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो तुमसे मोहब्बत करती है, इसमें मेरी गलती नहीं। कभी शादी नहीं करोगे? उसे अब अफसोस हो रहा था, वो अपनी बेटी को सारी जिंदगी अकेले तो नहीं देख सकती थी। और ईमानी का क्या? हाथ को सीने में अपना सांस और दिल दोनों रुकते महसूस हुए। वो हाथ में पजल बॉक्स सामने बैठा था, उसकी नज़रें पजल बॉक्स पर जमी थी। वो हानम को नहीं देख रहा था, उसका चश्मा थोड़ा नीचे नाक पर जमा था और बाल पेशानी पर पड़े थे। वो अपने बालों को सेट रखने का आदी था, यानी कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाया। खामोशी का वक्फा लंबा हो गया। उसे नज़र उठाकर हानम को नहीं देखा। वो बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। वो बस इतना ही कह पाया। तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं। उससे खुश्क हो चुके लबों पर जुबान फेरते जवाब दिया। गले की गिल्टी डूब कर उभरी। तो फिर वो सब अस्पताल में क्या था? मैं बस उसे महफूज रखना चाहता था, ताकि उसका इलाज ठीक से हो जाए। झूठ बोलना कब सीखा तुमने? मॉम, वो एहतजाजन चिल्लाया। चलो मान लिया तुम सब सच कह रहे हो, तो ये मसला कहाँ आ रहा है? वो अब तक उसे समझ नहीं पाई थी। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मैं ठीक से अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर पा रहा। किसने कहा तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो? मुझे ऐसा महसूस हुआ। पता है, जब हम सही समेत में जा रहे हों और शैतान हमें रोक ना पाए, तो उसका काम क्या होता है? उसे नज़र उठाकर अपनी माँ को देखा। वसवसे डालना, वो हमारे दिलों में वसवसे डालता है, हमें बेसुकून रखता है, ताकि तंग आकर हम रास्ता बदल लें। वो उन्हें सुनता रहा। तुम्हें अब्दुल बनना पड़ा, तुम्हें हाथ को छुपाना पड़ा, तुम्हें वो काम करने पड़े जो हाथ कभी ना करता। शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है। वो अब उसे प्यार से समझा रही थी। और तुम कितने अच्छे मुसलमान हो, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है? वो अब उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में हाथ के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। हाथ, उन्होंने उसे पुकारा। वो तमाम हस्यात से उनके जाने मुतवज्जा हुआ। अल्लाह ताला ऐसे ही किसी शख्स को ये रुतबा नहीं देता कि नॉन मुस्लिम उसके पीछे कलमा पढ़े, उसके हाथ पर मुसलमान हो। और हाथ का दिल जैसे पिघल गया था। वो कब भूला था? उसका दिल झुक जाता था अल्लाह के हजूर जब जब उसे याद आता था। सिर्फ 19 साल के थे तुम, जब अल्लूर में सेशन के दौरान पहली बार एक मुल्हिद को तुमने कलमा पढ़ाया था। फिर कैसे तुमने ये सोच लिया तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो? क्या अल्लाह ने ये रुतबा तुम्हें ऐसे ही दे दिया था? हाँ, हम परफेक्ट नहीं हैं, वो बस इस्लाम है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी कौन परहेजगार है कौन नहीं, ये फैसला अल्लाह पर छोड़ देते हैं ना। और हाथ की सारी बेचैनी, सारी बेसुकूनी जैसे दूर जा सोई थी। वह मुस्कुरा रहा था। एक नया अज़म उसके अंदर भर गया था। यू आर डूइंग योर बेस्ट।
अपना 100% देते रहो। वैसे भी तुम ही कहते हो तुम कोई स्कॉलर नहीं हो। तुम्हारा मकसद कितना बड़ा है ये तुम जानते हो। बस अपना काम जारी रखो और लोगों की बातों पर कान मत धरो। वो ये सब बातें जानता था, सब अच्छे से जानता था, हमेशा सीखता आया था, लेकिन अपनी माँ के मुँह से सुनना उसे अच्छा लगता था। उसकी हिम्मत बनती थी। एक बात और, अभी कुछ बाकी था। आनंद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्या मेरे जैसे इंसान को मोहब्बत करने का हक है? जवाब वो जानता था, लेकिन फिर भी पूछना चाहता था। आनंद ने अरबी में जवाब दिया, और उर्दू में से जो तुम्हें पसंद हो निकाह कर लो। सूरह निसा। स्क्रीन बंद हो चुकी थी। वो अकेला बैठा रह गया। मैं सिर्फ लड़कियों का सेशन लूंगी। उसे ईमान की आवाज़ सुनाई दी। और ऐसा क्यों? हमें अच्छी और दीनदार माओं की ज़रूरत है, जो दीन और दुनिया दोनों को जानती हूँ। आज की लड़कियाँ कल की माएँ होंगी। मुझे उन्हीं से बात करनी है। उसने ठीक कहा था। एक माँ क्या कुछ कर सकती है ये वो जानता था। अगर उसकी माँ उम्मे हानम ना होती तो वो कभी हाथ जबील नहीं बन पाता। उसे ईमान पर रश्क आया था, जो वो इस उम्र में ये सब समझ गई थी। हमारे ख्यालात तब बदलते हैं जब हम गौर व फिक्र करते हैं। बुनियाद यही है जिसका अल्लाह ने मुद्दत बार कहा है। वो अपने सेशन की लड़कियों को लेकर सोलर सिस्टम के पास आई थी। ज़रूरी था कि आगाज़ किया जाता सोचने से, गौर व फिक्र से। सोलर सिस्टम के पीछे जो दीवार थी उस पर वो सारी आयतें लिखी थी जिनमें अल्लाह पाक ने गौर व फिक्र का कहा था। वो आयतें अरबी और उर्दू तर्जमे के साथ लिखी थी। हम मुसलमान तरक्की के लिहाज से बाकी दुनिया से इतना पीछे क्यों हैं? ये किसी एलीट क्लास की लड़की थी जिसके सर पे दुपट्टा तक नहीं था। ये उसकी यूनिफॉर्म का हिस्सा भी नहीं था। ईमान को तासुफ हुआ। हमारे जैसे गरीब मुल्क ने मगरबी तालीमी निज़ाम तो राइज कर दिया था, लेकिन फिर भी हम ज़ीरो ही पर थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बस एडवेंचर के लिए आए थे, लेकिन एडवेंचर ही सही, यकीनन जब वो यहाँ से जाते तो उनकी सोच बदल जाती। इतना उसे यकीन था, क्योंकि हमने मगरिब को लिबास, रिलेशनशिप, खुराक की हद तक अपनाया है। उन्होंने हमें ये सब देकर बदले में हमसे गौर व फिक्र छीन लिया। क्या हम लड़कियां गौर व फिक्र कर सकती हैं कि इस्लाम इतना मॉडर्न है कि वो हमें अपनी सोच में आज़ादी दे? एक और लड़की ने सवाल किया तो वो बेख्तियार हंसी। कुरान पाक में अल्लाह ने इंसान को मुखातिब किया, सिर्फ मर्द को नहीं। तो क्या आप इंसान नहीं हैं? उससे उल्टा सवाल किया। फिर उससे दीवार की जानिब इशारा किया और वहाँ लिखी चंद आयतें पढ़कर सुनाई। आप कह दें, मैं तुम्हें एक ही चीज़ की नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए तन्हा या दो दो खड़े होकर गौर व फिक्र तो करो। सबा 46। क्या वो आसमानों और ज़मीन की बादशाही समेत अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में गौर व फिक्र नहीं करते? अल-अराफ 185। आप कह दें, आसमान और ज़मीन में गौर व फिक्र करो कि उनमें क्या कुछ है। यूनस 101। आसमानों और ज़मीन की तहलीक में, दिन और रात के आने जाने में अहले दानिश के लिए निशानियां हैं, और जो लोग उठते बैठते और अपने पहलू के बल अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, नेज़ आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करते हुए पुकार उठते हैं, हमारे परवरदिगार, ये तूने फजूल पैदा नहीं किया, तो हर ऐब से पाक है, हमें आग के अजाब से बचा ले। अल इमरान 191 190। मैं जब स्टूडेंट थी और सोलर सिस्टम को देखती थी तो यही सोचती थी, ये इतना बड़ा है और ये सब बनाने वाला कितना बड़ा होगा। मैं कभी कभी खुद को आसमानों के पार बादलों में पाती थी, जहाँ हाथ से छूकर उन सियारों को महसूस कर सकूं। वो होले से मुस्काई। लड़कियां हैरत से उसे देख रही थी। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि मेरे जैसे ख्वाब कभी किसी ने नहीं देखे। क्या कभी किसी ने वो महसूस नहीं किया जो मैंने किया है? ये कैसे मुमकिन है कि किसी को तलब ना हुई हो, किसी ने जुस्तजू ना की हो? वो अब हैरान थी। मैं जब छोटी थी तो मॉम मुझे बिजी रखने के लिए फ़ोन दे देती थी, कभी कार्टून लगाकर, कभी टीवी लगा देती थी। मेरा ज़्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजरा है। लड़की की बात सुनकर ईमान को अफसोस हुआ। वेल, आपको टेक्नोलॉजी तक रसाई जल्दी मिल गई थी, फिर आपने टेक्नोलॉजी से क्या सीखा? ईमान ने सवाल किया तो लड़की खामोश हो गई। कोई जवाब ही नहीं था। हमें अगर कुछ दिया जाता है तो उसका एक मकसद होता है।
ये मत सोचा करें कि ये मेरा हक था, मुझे मिल गया। पता है, इल्म हमें दिया गया था, हम मुसलमानों को। हमने अपना हक समझकर वसूल किया और फिर भूल गए कि हमें क्यों अदा किया गया, और आज हमने उससे गवा दिया। अब हमें क्या करना है? एक नई शुरुआत, आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी लेनी है। एक मुस्लिमा होने के नाते, एक औरत होने के नाते और मुस्तकबिल की एक माँ होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। उससे के दायरे में कई लड़कियों को अपने अंदर एक हलचल सी मचती महसूस हुई थी। कुछ था जो सोशल मीडिया से हटकर था, कुछ था जो म्यूज़िक से हटकर था, कुछ था जो उनकी टिपिकल ज़िंदगी से हटकर था, लेकिन अपना वजूद रखता था। क्या ये आसान होगा? कुछ भी आसान नहीं होता। आसान सिर्फ प्लेजर होते हैं। उससे एक तायराना नज़र सब पर डाली। जहाँ तक गौर व फिक्र की बात है, इसको मजहबी रहनुमाओं ने एक दायरे तक महदूद कर दिया है। अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है, और तरक्की का अमल फ्रीडम ऑफ थॉट के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। पहले यूरोप ने भी पादरियों, बादशाहों, जागीरदारों का मजहबी, सियासी और समाजी जबर की दीवारों को तोड़कर फिक्री आज़ादी की फिजा में जदीद दौर की इजादात को मुमकिन बनाया। इल्हामा इकबाल ने ऐसी सूरत हाल के मुतल्लिक कहा है, अफकार ताज़ा से है जहान नो की नोवीद, कि संगो हश्त से होते नहीं जहान पैदा। और हम अफकार ताज़ा के लिए सदियों से अपने दरवाजे बंद करके मगरिब की गुलामी पर मजबूर हो चुके हैं, और कुरान की असल तालीम को भूलकर उसे फ़क़्त रस्म, कसम और हदम के लिए रख छोड़ा है। आज का सेशन अच्छा रहा था, और जब कोई काम अच्छे से हो जाता था तो पुरजोश हो जाती थी। आज बारिश नहीं थी, ठंड तो थी, लेकिन ओस नहीं पड़ रही थी। वो चाय का ऑर्डर देती बाहर आ गई। उसे हाथ उस वक्त मिला था जब वो अकेडमी आई थी। उसके बाद उससे अब तक उसे नहीं देखा था। वो हौले हौले कदम उठाती दरख्त के नीचे बने सिटिंग एरिया की जानिब बढ़ रही थी। वो आज खाली था, स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहे थे। यकीनन उनका सेशन चल रहा होगा, या फिर हाथ ने उन्हें किसी काम पर लगाया होगा। वो खामोशी से आकर बेंच पर बैठ गई। यहाँ से अकेडमी का नज़ारा और भी हसीन लगता था। वो कितनी ही देर आंखें बंद किए दर्द की खुशबू को महसूस करती थी। वो नेमो फेलिस थी। वो शायद दुनिया की अकेली लड़की थी जिसे जंगलों से इश्क था। उसे पौधों, दरख्त और पत्ते सब अपनी जानिब खींचते थे। उसे फूलों की बजाय पत्तों से इश्क था। मैडम, चाय। आवाज़ पर उससे आंखें खोलकर देखा, और वे लड़के से चाय पकड़ ली। वो शायद ऑफिस बॉय की जॉब कर रहा था। एक मिनट रुके, मुझे कहना था। मैं चाय स्ट्रॉन्ग लेती हूँ, और फीकी। ये चाय हाथ साहब ने बनाई है, आप पी कर देख लें। वो हैरान हुई, और फिर चाय का एक खून भरा। उसका जायका इतना अच्छा था कि उसे सब अच्छा लगने लगा। ठीक है, आप जाएं। वो चला गया, जबकि ईमान को हैरत हुई, जबकि वो उसके पीछे की कहानी नहीं जानती थी। रात को हाथ किसी सिलसिले में स्टाफ रूम में गया था, और उससे वहाँ चाय का कप देखा। शायद उसे स्टाफ उठाना भूल गया था। उसे हैरत हुई क्योंकि कप में चाय वैसी ही वैसी थी। वो तो चाय की शौकीन है, फिर पी क्यों नहीं? उससे कप को उठाया और फिर झिझकते हुए एक सिप लगाया। वो समझ गया कि क्या कमी थी। चीनी ज़्यादा थी, दूध कम था, और चाय को अच्छे से पकाया नहीं गया था। वो कप उठा कर ले गया, और अब उससे अपनी कॉफ़ी के साथ उसकी चाय बनाई थी। वो कुछ देर मज़ीद बैठना चाहती थी, जब उससे स्टूडेंट्स को बाहर निकलते देखा, और फिर उससे एक लड़की को देखा। वो स्टूडेंट यकीनन नहीं थी। शलवार कमीज़ पर बड़ी सी ऊनी शॉल लपेटे वो उसी की जाने पड़ रही थी। वो चलते हुए ईमान के करीब आई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उससे ईमान से पूछा। श्योर। वो बस मुस्कुरा दी। तुम यहाँ जॉब करती हो? उससे ईमान से सवाल किया। जी। वो बस इतना ही कह पाई। नाम क्या है? वो ऐसे सवाल कर रही थी जैसे उसका हक हो। उम्मे ईमान। और साथ बैठी दाइमा चौंक से गई। क्या यही वो लड़की थी जिसे हाथ ने अपनी वाइफ कहा था? वो यहाँ क्या कर रही थी? उसे अपने अंदर अलाव दुखता महसूस हुआ। वो शाम में ही पहुंची थी, और उसे ये अकेडमी बहुत पसंद आई थी। वो यहाँ के सभी स्टाफ से मिली थी, और सब उसको इज्जत दे रहे थे क्योंकि वो दाइमा जबील थी। मैं दाइमा हूँ, दाइमा जबील, अदम जबील उर्फ मासील की बहन। और ईमान ने रुख मोड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में हैरत थी, तभी उसके चेहरे में अदम की शैबा थी, और उसका दिल तेजी से धड़का था। हाथ जबील की बचपन की मंगेतर। एक छनाके की आवाज़ उभरी,
और परियों के देश के कांच के ख्वाब टूटकर रेसा रेसा हुए। किरचियाँ अब उस पर गिर रही थीं। कांच चुभ रहा था, जलन बढ़ती जा रही थी। वो किस ड्रीम लैंड में रह रही थी, किन ख्वाबों में जी रही थी। हकीकत खौफनाक हुआ करती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी, दोनों ही जख्मी थी, दोनों के दिल टूट चुके थे। ईमान ने कुछ कहना चाहा पर कुछ बोला ही नहीं क्यों। वो बस होले से मुस्का दी, फीकी सी हंसी। अब वो इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि सुनकर सदमे में चली जाती, लेकिन दिल तो दुखा था ना। होना भी चाहिए। आज जबील जैसे मुकम्मल शख्स के साथ आप जैसी लड़की ही सूट करती है। वो अब उठ खड़ी हुई थी, जबकि दाइमा उसे हैरत से देख रही थी। वो उसके चेहरे पर जो शिकस्त सीखना चाहती थी, वो वहाँ थी ही नहीं, होती भी कैसे। मुझे काम है थोड़ा, फिर मिलेंगे। उससे हाथ को अपना थोड़ी समझाता हूँ। वो अच्छा लगता था तो क्या हुआ, अच्छा तो फिर कोई भी लग जाता था। वो अब कब उठाए अंदर की जानी पड़ रही थी, तो वो शख्स पहले से ही किसी और का था। वो चलते हुए सोच रही थी, उससे कभी बताया क्यों नहीं। उसका दिमाग अब सवालों की बौछार कर रहा था। ये उसका ज़ाती मामला है, वो मुझे क्यों बताएगा। वो तेज़ से इस कदम उठाते अंदर दाखिल हो गई थी, जबकि दाइमा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो आज 10 दिन पहले ही निकल आई थी, उससे हाथ को इन्फॉर्म नहीं किया था और ना उसका सामना हुआ था। वो अब गाड़ी में बैठी घर की जानिब रवाना थी। उसे थक कर सीट पर गर्दन टिका दी। नहीं, अब उसे दोबारा मोहब्बत नहीं करनी थी, और एक ही शख्स से तो हरगिज़ नहीं। वो सोच रही थी और फिर उसका फ़ोन बजने लगा। उसे देखा तो हौद की कॉल थी। उसने अपने लबों को आपस में पेविस किया। उस स्क्रीन को देखती रही जब तक उस पर उभरान ना धुंधला नहीं गया। उसकी आंखों में नमी उभर आई थी, ना जाने क्यों। उसे दोबारा आंखें मूंदी। फ़ोन फिर से बजना शुरू हुआ। इस बार उससे बिना देखे फ़ोन उठाकर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। उसके लहजे में भी नमी की आमाइश थी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। फुनकारती सी आवाज़ सुनाई दी थी। वो कुछ न बोली। तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरे खानदान में कोई तलाक हुई है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। अचानक उभरने वाली जोरदार हॉर्न पर उसकी आंख खुली। दिल में एक खौफ सा उभरा और उससे देखना चाहा, लेकिन सामने से आते एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी थी। एक धमाका हुआ और उसे अपने वजूद में सर से पांव तक गहरी तकलीफ का एहसास हुआ। उससे बंद होती आंखों को खोला। वो चश्मा लगाए, सफ़ेद शर्ट पहने, हाथ में छाता लिए उसके करीब खड़ा था। उसकी आंखें फिर से बंद हुई। उससे अपनी पूरी कुव्वत लगाकर उन्हें फिर से खोलना चाहा। मैं दाइमा हूँ, हाथ जबील की बचपन की मंगेतर। लेकिन उसकी आंखें खुलने से इनकारी हो गई। चारों जानिब अंधेरा छाने लगा। अल्लाह! उससे पुकारना चाहा पर उसका दिमाग गहरे अंधेरों में गुम हो गया। हक का रास्ता इतना आसान नहीं था जितना उससे सोच लिया था। अभी तो उससे पहला कदम रखा था जो मर्दों के मुआशरे में किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ था, और दूसरे कदम से पहले ही उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया था। कुछ फासले पर उसका फ़ोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन टूट फूट चुकी थी, लेकिन वो अभी चल रहा था और उसकी चलती बुझती स्क्रीन पर हाथ जबील का नाम चकमक कर रहा था।